1990 का दशक, और शहर था मुंबई। स्रोतों में उस दौर का जिक्र कुछ इस तरह है, जब मुंबई की हवा में समंदर की नमी कम और बारूद की गंध ज्यादा थी। ये वो वक्त था जब दिन में तो शहर भागता था, लेकिन शाम ढलते ही सड़कों पर कानून का नहीं, भाई का सिक्का चलता था। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं, वो हमें उसी दौर की एक कहानी में ले जाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक तरफ था शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर, और दूसरी तरफ एक ऐसा पुलिस वाला जिसने उसे खत्म करने की कसम खाई थी। और ये सिर्फ एक गैंगस्टर और एक पुलिस वाले की कहानी नहीं है। ये उस पल की कहानी है जब मुंबई ने, और खास तौर पे मुंबई पुलिस ने, अपने वजूद की लड़ाई लड़ी। जब सिस्टम ने ये तय किया कि अगर शहर को बचाना है तो नियमों को तोड़ना पड़ेगा। ये कहानी उस विवादास्पद रणनीति की है जिसने मुंबई का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया, अच्छे के लिए भी और शायद बुरे के लिए भी। तो कहानी को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले उस आदमी को समझना होगा जिसके खौफ से यह सब शुरू हुआ। दादर और परेल के इलाकों में उस वक्त सिर्फ एक नाम की दहशत थी, जुबैर ब्लेड खान। ये ब्लेड नाम भी बड़ा अजीब है, इसके पीछे क्या कहानी है? हाँ, ये नाम ही उसकी पहचान था। कहते हैं कि वो अपने दुश्मनों को गोली से कम और ब्लेड से ज्यादा तड़पाता था। ये सिर्फ क्रूरता नहीं थी, ये एक मैसेज था, एक संदेश कि अगर जुबैर से दुश्मनी की तो मौत आसान नहीं होगी। उसका खौफ ऐसा था कि मतलब हफ्ता देने वाले कारोबारी कांपते थे, और पुलिस की जीप भी उसके इलाके में घुसने से पहले 10 बार सोचती थी। मतलब पुलिस का भी डर नहीं था उसे? ये तो बड़ी अजीब बात है। डर इसलिए नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि सिस्टम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सच कहूं तो उस वक्त तक वो गलत भी नहीं था। उसकी ताकत का सबसे बड़ा राज था उसका कनेक्शन। उसका हाथ सीधे दुबई में बैठे बड़े भाई के कंधे पर था, जो पूरा सिंडिकेट चला रहा था। अच्छा। पैसा, हथियार, पावर, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो अपने आप में एक सरकार चला रहा था, एक पैरेलल गवर्नमेंट। इसी से जुड़ा एक वाकया स्रोतों में मिलता है जो उसके अहंकार को दिखाता है। एक बार किसी छोटे मोटे केस में एक इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ लिया तो जुबैर ने हंसते हुए उससे कहा था, अरे इंस्पेक्टर, ये वर्दी तेरी है पर ये मुंबई मेरी है, यहाँ पत्ता भी मेरी इजाजत से हिलता है। ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये उस दौर की सच्चाई थी। बिल्कुल, ये डायलॉग असल में दिखाता है कि वो कितना बेफिक्र था। वो राज्य की सत्ता को सीधी चुनौती दे रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हारी कानूनी ताकत मेरे इलाके में खत्म हो जाती है। जब कोई अपराधी इस हद तक निडर हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि सिस्टम या तो बहुत कमजोर हो चुका है या फिर बुरी तरह से नाकाम। और 1990 के दशक की शुरुआत में मुंबई में यही हो रहा था। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस कर क्या रही थी? क्या सिस्टम ने हार मान ली थी? हार नहीं मानी थी, लेकिन जो पारंपरिक तरीके थे वो फेल हो रहे थे। गैंगस्टर पकड़े जाते, लेकिन गवाह मुकर जाते थे, सबूत मिलते नहीं थे, और अगर केस कोर्ट तक पहुंच भी गया तो कानूनी दाव पेच का फायदा उठाकर वो आसानी से छूट जाते थे। पुलिस वालों में एक तरह की हताशा बढ़ रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर जिन्हें पकड़ते हैं, सिस्टम उन्हें दरवाजे से बाहर निकाल देता है। और शायद इसी हताशा ने उस बड़े बदलाव की नींव रखी। 1993 के बॉम्बे बम धमाकों के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। स्रोतों में एक बहुत ही अहम लाइन है जिसने सब कुछ बदल दिया। ऊपर से एक सीधा ऑर्डर आया, नो अरेस्ट ओनली रिजल्ट। और ये जो लाइन है ना, नो अरेस्ट ओनली रिजल्ट, सुनने में बड़ी छोटी लगती है, पर यही वो पल था जब मुंबई पुलिस ने तय कर लिया कि अब वो क्रिमिनल्स के बनाए रूल्स से खेलेगी। इसका मतलब साफ था, अब गिरफ्तारी का ड्रामा नहीं होगा, कोर्ट कचहरी का इंतजार नहीं होगा। अब नतीजा चाहिए, और नतीजा सिर्फ एक था, अंडरवर्ल्ड का सफाया। कानून की किताब को आप कह सकते हैं एक तरह से ताक पर रख दिया गया था। ये तो बहुत बड़ा फैसला था। मतलब एक तरह से एनकाउंटर करने की खुली छूट दे दी गई थी। और इस काम के लिए जिस अफसर को चुना गया उसका नाम था सब इंस्पेक्टर विक्रम साल्वी। इसके बारे में जो पढ़ने को मिलता है वो ये कि ये एक ऐसा अफसर था जिसने मानो कसम ही खा ली थी कि मुंबई को इन गैंगस्टर से आजाद कराना है। हाँ, विक्रम साल्वी उस नई पीढ़ी का अफसर था जो अंडरवर्ल्ड के तरीकों से तंग आ चुका था। उसे एक खास टीम बनाने की जिम्मेदारी दी गई जिसका नाम रखा गया स्क्वाड 99। नाम से ही लगता है कि ये कोई रेगुलर पुलिस यूनिट नहीं थी। इनका मकसद बड़ा साफ था, जैसा कि स्रोतों में लिखा है, गैंगस्टर्स को कोर्ट नहीं शमशान पहुंचाना। लेकिन क्या इस नीति का कोई विरोध नहीं हुआ? पुलिस फोर्स के अंदर ही क्या सब लोग इससे सहमत थे? थे कि पुलिस का काम कानून के दायरे में रहकर अपराधी को पकड़ना है,
सजा देना जज का काम है। और दूसरी तरफ विक्रम साल्वी जैसे लोग थे जिनका मानना था कि जब दुश्मन रेगल से नहीं खेल रहा तो आप हाथ बांधकर नहीं लड़ सकते। इसे एक तरह का जरूरी पाप या नेसेसरी ईवल माना गया। शहर को बचाने की कीमत चुकाई जा रही थी। और इसी कीमत और नीति ने उस अंतिम टकराव की जमीन तैयार की जो इस कहानी का क्लाइमैक्स है। तारीख थी 15 जुलाई 1995। जगह मुंबई की बदनाम मुकेश मिल्स। मुकेश मिल्स अपने आप में एक किरदार है इस कहानी में। एक जमाने में यहाँ हजारों मजदूर काम करते थे, शहर की धड़कन थी ये जगह। लेकिन 90s के दशक तक ये खंडर बन चुकी थी, बंद, वीरान और अपराधियों के छिपने का अड्डा। ये एक तरह से मुंबई के बदलते चेहरे का प्रतीक थी। मिलों की जगह अंडरवर्ल्ड ने ले ली थी। उस रात का जिक्र बहुत नाटकीय ढंग से किया गया है। भारी बारिश हो रही थी और विक्रम साल्वी को एक पक्की खबर मिली कि जुबैर ब्लेड खान अपने कुछ साथियों के साथ मिल के अंदर छुपा है। कुछ ही मिनटों में स्क्वाड 99 की जीपों ने मिल को चारों तरफ से घेर लिया। सायरन की आवाज से सन्नाटा टूटा और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। ये वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। अंदर जुबैर को पता चल चुका था कि वो घिर गया है। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और जुबैर जैसे लोग सरेंडर नहीं करते। और फिर वही हुआ। अंदर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। जुबैर के पास AK-47 थी और बाहर विक्रम साल्वी और उसकी टीम। विक्रम के अपने हाथ में, जैसा कि जिक्र मिलता है, सिर्फ एक सर्विस पिस्टल थी। ये तो कोई बराबरी का मुकाबला ही नहीं था। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ जुबैर जो मानता था कि मुंबई मेरी है और दूसरी तरफ विक्रम जो उस मुंबई को वापस जीतना चाहता था। और आखिरकार स्रोतों में लिखा है, जब धुआं छटा तो मुंबई का वो भाई जो खुद को भगवान समझता था, कीचड़ में पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सिर्फ 15 मिनट में जुबैर ब्लेड खान का साम्राज्य खत्म हो गया था। इस पूरे सीन में जो प्रतीक है वो बहुत दिलचस्प है। एक बंद पड़ी मिल जो शहर के औद्योगिक पतन को दिखाती है, मूसलाधार बारिश जो मानो शहर के पाप धोने का प्रतीक हो, और हथियारों का ये फर्क, AK-47 बनाम पिस्टल। ये विक्रम के किरदार को एक साधारण पुलिस वाले से उठाकर एक हीरो का दर्जा देता है। ये दिखाता है कि वो कितने विषम हालात में लड़ रहा था। ये उसके साहस और शायद उसकी हताशा को भी दिखाता है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और शहर ने उसे हीरो माना भी। अगले दिन के अखबारों की सबसे बड़ी सुर्खी यही थी। हर जगह विक्रम साल्वी की तस्वीर थी और उसके नाम के आगे एक नया टाइटल जुड़ गया था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। लोगों के लिए वो एक नायक था जो कचहरी की लंबी तारीखों का इंतजार नहीं करता था, बल्कि मौके पर ही इंसाफ करता था। हाँ, जनता की नजर में वो हीरो था क्योंकि समाज उस वक्त तुरंत न्याय चाहता था। लोग अंडरवर्ल्ड के आतंक से इतने तंग आ चुके थे कि उन्हें नतीजा देने वाला कोई भी शख्स मसीहा लगता था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तमगा एक तरह से जनता की तरफ से दिया गया सम्मान था। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जब सब कुछ खत्म हो गया, मीडिया चली गई, तो विक्रम अपनी जीप के पास खड़ा था और जैसा कि स्रोत बताते हैं, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं, सिर्फ थकान है। और फिर वो एक लाइन आती है जो शायद इस पूरी कहानी का सार है। लेकिन विक्रम जानता था, शहर की गंदगी साफ करने के लिए उसे खुद गटर में उतरना पड़ा था। ये लाइन इस कहानी की आत्मा है, गटर में उतरना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस गंदगी को साफ करते हुए कुछ छींटे खुद पे भी पड़ना लाजमी था। ये उन नैतिक समझौतों और मानसिक बोझ की ओर इशारा करता है जो उन अधिकारियों को उठाना पड़ा। उन्होंने उस कानून की सीमाओं के बाहर जाकर काम किया जिसकी रक्षा करने की उन्होंने शपथ ली थी। तो बाहर से तो वो हीरो थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि उन्होंने एक ऐसी रेखा पार की है जहां से वापसी मुश्किल है। यानी हीरो बनने की कीमत उसे अकेले चुकानी पड़ रही थी। ये कोई साफ सुथरी जीत नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही जटिल जीत थी। जुबैर जैसे अपराधी को खत्म करना जरूरी था, लेकिन जिस तरीके से उसे खत्म किया गया, उसने सिस्टम पर हमेशा के लिए एक सवालिया निशान लगा दिया। इसने एक ऐसी परंपरा शुरू की जहां पुलिस ही जज, जूरी और जल्लाद बन गई। उस एक एनकाउंटर ने दर्जनों और एनकाउंटर्स के लिए दरवाजे खोल दिए, और हर एनकाउंटर के साथ विक्रम साल्वी जैसे अफसर उस गटर में और गहरे उतरते गए। वाकई कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। एक तरफ शहर को उसका हीरो मिला और दूसरी तरफ वो हीरो
अपनी ही नजरों में शायद कहीं ना कहीं गिर गया। श्रोताओं की अंतिम पंक्ति इस पूरी कहानी को समेट देती है। ये कहानी थी उस दौर की जब मुंबई पुलिस ने मुंबई को वापस जीता था। हाँ, उन्होंने शहर को वापस तो जीत लिया, लेकिन किस कीमत पर? और यही वो सवाल है जो आज भी प्रासंगिक है। ये कहानी हमें एक साफ नायक और एक साफ खलनायक देती है, लेकिन मैं चाहूंगी कि सुनने वाले इस एक सवाल पर जरूर सोचें। जब व्यवस्था ये तय कर लेती है कि एकमात्र परिणाम मौत है, तो एक पुलिस अधिकारी और एक जल्लाद के बीच की रेखा कहाँ रह जाती है? और उस समाज का क्या होता है जो उस रेखा को पार करने का जश्न मनाता है?